गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन डे। हम 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, एक ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में जितनी बात कर दी जाए कम है, क्योंकि उनका विजनरी सोच, मादा, उनकी इस्तकामत, उनकी जहनीत को छू पाना, समझ पाना हम लोगों के लिए शायद हम उस रवैये तक, उस विज़न तक शायद पहुंच ना सके। फिर भी एक नादान कोशिश कर रहे हैं कि उनके विज़न को, उनकी वसअत को, जो उन्होंने इस हिंदुस्तान को बनाने का जो ख्वाब देखा था एक एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते, वो कैसा देखा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जानेंगे उनकी ज़िंदगी कैसे शुरू होती है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई 1888 11 नवंबर को। वो बाद में अपने वालिद के साथ हिजरत करके हिंदुस्तान आए, यहीं से थे, वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। बाकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान के प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। तो चलिए उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। उनकी पैदाइश जो हुई 11 नवंबर 1888 में हुई और उनकी वफ़ात हुई 22 फरवरी 1958 में। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, किस तरह से ज़िंदगी शुरू होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम वेरी यंग एज ग्रेट लिटरेरी फ्लेयर एंड एडिटेड अ वीकली अल मिसबाह। बहुत कम उम्र में ही उनके पास अदबी सलाहियत का स्किल थी, सारी चीज़ें थी। उन्होंने एक साप्ताहिक मैगज़ीन आता था अल मिसबाह, उसमें एज ए एडिटर काम किया। उसमें कुछ दिनों बाद अल्सो ब्राउट आउट है मंथली जर्नल का। उन्होंने एक मंथली जर्नल शुरू किया था जिसका नाम लिसान सिद्क़ था, जो कि अवेयर करा सका लोगों को इस मुल्क के हालात के बारे में जर्नलिज़म के ज़रिए। इनफॉर्मली एजुकेटेड, ही एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन सेवरल लैंग्वेजेस। इनफॉर्मली मतलब कि उनकी एजुकेशन, उनके इल्म जो पढ़ा उन्होंने ट्यूशन्स के ज़रिए, घर पर ही उस्ताद उनको पढ़ाते थे। वो सारी चीज़ों में बहुत कम उम्र में ही प्रोफिशिएंसी, उसमें बड़ी सलाहियत पैदा कर ली थी। उन्होंने जिन लैंग्वेजेस पे कमांड किया था, उर्दू है, अरबिक है, पर्शियन है एंड हिंदी। इन लैंग्वेजेस पे बड़ा अच्छा कमांड था उनका। एंड वॉज आल्सो ट्रेन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ हनफी फ़िक़्ह। और वो ट्रेन बहुत अच्छे माहिर जो जिस सब्जेक्ट में हुए थे, हनफी फ़िक़्ह को बहुत अच्छे से पढ़ा था उन्होंने, ट्रेन थे। शरीयत इस्लामिक प्रिंसिपल एंड लॉज को पढ़ा था उन्होंने। मैथमेटिक्स पढ़ा, फ़िलासफ़ी पढ़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ा एंड साइंस, और साइंस के इल्म भी हासिल किया। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को बहुत अच्छे से उसके स्टडी की, अध्ययन किया। हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, हिस्ट्री के बारे में, माजी के बारे में, इतिहास को पढ़ा उन्होंने एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, और बीच की मध्यकाल की जो पॉलिटिक्स थी उसके बारे में उनके पास इल्म हुआ। फायसी क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बहुत एंगल से, बहुत फायरिक होकर के ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल को वो क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके ख़िलाफ़ थे। अंग्रेज़ों का मयार ये था कि वो हिंदुस्तान में किस तरह से काबिज़ थे, वो लोगों को लड़ा करके रखते थे। हिंदू मज़हब और मुस्लिम मज़हब को डिफ्रेंशिएट करके रखते थे, तोड़ के रखते थे लोगों को। अगर यूनाइट होते, लोग मिल जाते जो कि फ्रीडम के लिए हुए, तो फिर उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती। ठीक है, तो वो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को क्रिटिसाइज़ किया, उसके बहुत क्रिटिक रहे। रिजेक्टेड द सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सेपरेट एक मुल्क बनाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो गठन थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल, हिंदुस्तान से बंगाल को अलग करने की जब आवाज़ उठा गई, उन्होंने इसको अपोज किया। आगे देखते हैं। थ्रू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, अब उन्होंने राइटिंग शुरू कर दी, जर्नलिज्म शुरू किया, लोगों के बीच रिवोल्यूशन लाने की पैदा की, लोगों को हकीकत से रोशना कराने की कोशिश की, लोगों को बताया कि क्या हकीकत है। अब इस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो जो जिन लीडर्स से करीब हुए, बिकम अ क्लोज टू श्री अरबिंदो, एक पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके करीब हुए एंड श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती जी के
करीब हुए। इन्हीं के ज़रिए ये पॉलिटिक्स में आते हैं, जुड़ते हैं। आज़ाद वीकली न्यूज़पेपर, आज़ाद एक न्यूज़ वीकली साप्ताहिक एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम था अल हिलाल। बाद में पीछे जो चीज़ें थी उसको शायद अंग्रेज़ों ने ख़िलाफ़ करके उसको बंद कर दिया हो। फिर इन्होंने जो शुरू किया अल हिलाल, एस्पाउज द आइडियाज़ ऑफ, अल हिलाल के ज़रिए से, इस मैगज़ीन के ज़रिए से उन्होंने एस्पाउज द आइडियाज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज़म, उन्होंने इंडियन नेशनलिज़म के आइडियाज़ को फोकस कराया, लोगों के बीच स्प्रेड किया। एंड इनकरेज यंग मुस्लिम, और यंग मुस्लिम्स को, यंग नौजवान मुस्लिम्स को इनकरेज किया कि इस हिंदुस्तान के लिए लड़ें, इस यूनाइट इंडिया के लिए फ़ाइट करें। और इंडिपेंडेंस एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और उन्होंने इस मैगज़ीन के ज़रिए हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को जोड़ने की कोशिश की। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, वो बहुत मजबूती के साथ मुखालिफ थे कम्युनल इलेक्ट्रेट के, उसकी मुखालिफत करते थे। इम्प्रिजन्ड, अब कई चीज़ें इन्होंने रेवोल्यूशन के तौर पर की तो इनको कई बार जेल भी भेजा गया। इम्प्रिजन्ड सेवरल टाइम्स, कई मरतबा ये जेल गए फॉर फ्रीडम मूवमेंट के इनिशिएशन के लिए, रिवोल्यूशन की वजह से इनको कई बार जेल में डाला गया, कई सालों तक रहे। बिकम इम्पोर्टेंट फॉलोवर्स ऑफ महात्मा गांधी एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये महात्मा गांधी के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर के उनके फॉलोवर बने। एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी के सदारत में पार्टिसिपेटेड इन नन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक नन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेशन दी, उसमें हिस्सा लिया। also become president of the ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे, सदर भी रहे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधी के ज़ेर नज़र मौलाना बिकम डीपली कमिटेड टू नन वायलेंस, क्या बोलते हैं, मौलाना गांधी जी के लीडरशिप के तहत, इन्फ्लुएंस के तहत नन वायलेंस, मतलब कि बिना वायलेंस के फ्रीडम तलाश करना, बिना चीज़ों की बात करके, सुलझा करके, समझदारी से। एंड आल्सो कम वेरी क्लोज टू फ्रंट रैंकिंग लीडर्स, ठीक है। इस नन वायलेंस कोऑपरेशन में, इसमें अपना हिस्सा दे करके, अपना वक्त दे करके, अपनी एनर्जी दे करके वेरी क्लोज हो गया फ्रॉम फ्रंट रैंकिंग लीडर्स। फ्रंट रैंकिंग मतलब कि जो बहुत ऊंचे दर्जे के लीडर्स माने जाते थे, जो कि पंडित नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनके लिस्ट में, उनके स्टैंडर्ड में आ गए। बाद में ये बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी के ये बाद में प्रेसिडेंट भी बने, सदर भी बने। सदर बनने के बाद इनका बड़ा रोल ये रहा कि कांग्रेस पार्टी कई चीज़ों को, कई मुद्दों को लेकर के डिवाइड भी हुई कई मरतबा, मगर इनके बातों में इनके कन्विंसिंग क्वालिटीज़ नेचुरली बहुत आला थी, बहुत बेहतर थी। इस बिना पर उन्होंने उन लोगों को फिर से यूनाइट करने की कोशिश की, फिर से खड़ा किया और मुत्तहिद होकर के ब्रिटिश के ख़िलाफ़, डिवाइड एंड रूल के ख़िलाफ़, उनके अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। बड़ी कुर्बानियाँ दी सारी चीज़ों के ज़रिए से। ये इनका पहलू था, एक बैकग्राउंड था, ये कि किस तरह से इनिशिएट हुआ, किस तरह से इनका रुझान हुआ और फ्रीडम फाइटर के लिस्ट में आए। किसी भी हस्ती को बनने में बड़ी कुर्बानियाँ लगती है, बड़ी कंट्रीब्यूशन लगती है। तो किसी भी हस्ती को जानने के लिए सबसे पहले उनकी कंट्रीब्यूशंस देखें, उनका नज़रिया देखें, वो किस तरह से इस हिंदुस्तान को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि हम अगर यूनाइट होंगे तो मज़बूत होंगे। यूनाइट कोई भी हो, मज़बूत होता है। नज़रिया, ख़याल, सारी चीज़ें मिलनी बड़ी ज़रूरी है कि इस नेशन के बहबूद के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम हो सके। एज अ मिनिस्टर उन्होंने फ्रीडम मिलने के बाद उनको जो ओहदा मिला, एजुकेशन मिनिस्टर का ओहदा मिला। एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने हिंदुस्तान में एजुकेशन के फील्ड में बड़े पैमाने पे एजुकेशन के फील्ड में काम किया। उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स इनिशिएट किए, IIT कॉलेजेस वगैरह इनिशिएट किया। साइंस के फील्ड में लोगों को आगे जाने के लिए इन्फ्लुएंस किया, लोगों को बताया कि साइंस के फील्ड में आगे जाना बड़ा ज़रूरी है। लोगों के एनलाइटमेंट के लिए जो ज़रिया है, एजुकेशन है, इंसान को बेहतरीन तौर पर यूटिलाइज़ तभी कराया जा सकता है जब वो अपने आप के, अपने एनर्जी को बेहतर तौर पे जानेंगे, समझेंगे। तो उन्होंने उस चीज़ पर गौर किया। उन्होंने मैक्सिमम पॉपुलेशन, हाफ पॉपुलेशन जो है इस मुल्क की, वो वोमेन है, वोमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा ज़ोर दिया कि वोमेन भी हमारे हिंदुस्तान में एजुकेटेड होनी चाहिए, जिससे हम अपने इकोनॉमी को बेहतर बना सकेंगे, अपने मुल्क को यूटिलाइज़ कर सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे। तो उस एजुकेशन को उन्होंने प्रोत्साहन दी। इलिटरेट ओल्ड पीपल जो थे, जिनके अंदर इल्म की कमी थी, जिन्हों इस दुनियाई मेयार और लेवल के हिसाब से उनका एजुकेशन लेवल वो नहीं था, उनके एजुकेशन पर फोकस कराने की कोशिश की कि उन्हें भी एजुकेशन, इल्म आना चाहिए। बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी आज भी। जिस तरह से हम हिंदुस्तान में हम लोग आज़ादी के साथ जी रहे हैं,
वो उन लोगों की कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हम आज सांस ले पाते हैं, इस दुनिया में मुत्तहिद होकर अपने राइट को पहचानते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू ऑन लॉज, राइट टू कल्चर, ट्रेडिशंस, रिलीजन, एवरीथिंग जो भी हम लोगों के पास है उन फ्रीडम फाइटर के ज़रिए से ही है। और इस मुल्क में हम बहबूद पे, प्रोस्पैरिटी पर, खुशहाली पर तभी जा सकते हैं जब हम सारी चीज़ों को यूनाइट करके मिलाएंगे, एक दूसरे के कल्चर का, ट्रेडिशन का, रिलीजन का लिहाज रखते हुए चलेंगे और यूनाइट रखेंगे। वी आर यूनाइट बाय द ट्रेडिशन, कल्चर, इकोनॉमी, स्टेट। अलग अलग वजूहत हो सकती हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती है डिवीज़न की, मगर वी आर यूनाइट बाय द नेशन। हम राष्ट्र के लिए हमेशा से एक हैं और एक रहेंगे, इस मुल्क के बहबूद के लिए काम करेंगे। अगर हम एजुकेशन फील्ड में हैं, लोगों को इल्मी सतह को बेदार करने की कोशिश करेंगे, उस एनलाइटमेंट पे फोकस करेंगे कि लोग अपने जहन को खोलें, अपने आप को यूज़फुल बना सकें। इस मुल्क को हर एक शख्स, हर एक चीज़ यूटिलाइजफुल तभी हो सकेगा जब उसे इल्म हासिल होगा कि कुदरत ने उसे किन चीज़ों से नवाजा है। उसे पहचानने की, उसे रूशनास कराने की कोशिश करेंगे कि लोग अपनी सलाहियतों को पहचानें और अपने इल्मी मयार को, इल्मी स्टैंडर्ड को ऊंचा करें और साथ मिलजुल कर रहें। आज के लिए इतना ही। आज मैं ख़त्म करता हूँ। इनकी वफ़ात जो हुई थी 22 फरवरी 1958 में हो गई। इन्होंने एक मुस्तहकम, एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रख दी, जिसके बिना पर हम अपने हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाएंगे। बहुत पीछे भी रहे हम लोग, क्योंकि हमने उस मयार पे जो उनका विज़न था, उस एतबार से हमने इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं की, उतनी जद्दोजहद नहीं की जितना उन्होंने कोशिश कर दी थी। कोशिश करेंगे कि हम अपने मयार को ह्यूमन एज अ रिसोर्स बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने नेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने मोहल्ले, अपने घरों को, हर एक चीज़ को बेहतर बनाएंगे। शुक्रिया।